परिज्ञान क्लासेस के इस YouTube चैनल पर मैं कैलाश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स। पिछले कुछ समय से हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्नोत्तरी पर कार्य कर रहे थे, लेकिन आज हम बात करेंगे उन चीज़ों पर जहां से प्रश्न अवश्य बनते हैं। वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी अगर आप आज की इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो मित्रों, मैं वादा करता हूं कि पिछले अगस्त 2019 से लेकर मई 2020 तक आपको सारे डेटा एकदम परफेक्टली याद हो जाएंगे और उनसे संबंधित तमाम सारी जानकारियां, चाहे प्रश्न किसी भी तरह का पूछा जाए, आपको ये जो चीज़ आज मैं आपके लिए लाया हूं, आपके लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगी। इसलिए आज आप पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ, बिना किसी कमेंट के साथ आपको सुनना है, समझना है कि ये क्या चीज़ होती है और मेरे प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। तो इन बातों पर आप पूरा ध्यान रखेंगे। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि कमेंट्स, आज आप कोई प्रश्न नहीं है तो बस आप आपस में बात न करें। आज की क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। चलिए मित्रों, आज का पहला प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, यानी पहला प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है, वो आपके लिए ये रहा। मित्रों, सवाल ये है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद। अब आपको पूछा जाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2019-20 का अनुमान क्या था, 2018-19 में कितना था, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इस तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है। और स्थिर कीमतों पर क्या मूल्य रहा और हाल चालू वित्तीय वर्ष में क्या मूल्य रहा, कितनी वृद्धि रही, ये तमाम सारी बातें आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो पटवार, कांस्टेबल और रीट के मेरे तमाम साथी ध्यान से सुनना कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019-20 के बात कर रहा हूं। वर्ष 2019-20 के अग्रिम अनुमोदन के अनुसार प्रचलित कीमतों पर, अब प्रचलित कीमतें मतलब वो वित्तीय वर्ष, और वो वित्तीय वर्ष कौन सा है, 2019-20। तो प्रचलित कीमत की बात करें, चाहे वर्ष 2019-20 की बात करें, दोनों एक ही हैं। पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान कितना रहा, ये रहा मित्रों, ये देखिए 10,20,989 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए, जो कि गत वर्ष 2018-19 के 9,42,586 करोड़ रुपए से 8.32% की वृद्धि दर्शाते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो 8.32%। स्थिर कीमतों पर अगर मैं बात करता हूं मित्रों, अनुमान जो लगाए जाते हैं वो दो तरीके से, एक स्थिर कीमतों पर और एक चालू या प्रचलित कीमतों पर। तो स्थिर कीमतों पर जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान जो लगाया गया था, वो पिछले साल था 7,11,627 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए, जो कि वर्ष 2018-19 के 6,77,428 करोड़ रुपए से 5.505% की वृद्धि दर्शाते हैं। तो ये दो आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। 8.32% तो है प्रचलित कीमतों पर वृद्धि, और स्थिर कीमतों पर अगर आपको वृद्धि पूछता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई स्थिर कीमतों पर, तो वो याद रखना है 5.05%। और अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 7,11,627 करोड़ रुपए। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको आप SGDP कहते हैं, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, अगली बात आपके लिए बहुत उपयोगी है, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। मित्रों, 2019-20 के अग्रिम अनुमोदन के अनुसार प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अनुमान जो था वो 9,16,014 करोड़ रुपए अनुमानित किए गए, जो कि गत वर्ष 2018-19 के 8,45,247 करोड़ से 8.37% की वृद्धि दर्शाते हैं। ये वृद्धि याद रखना है मित्र, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, 8.37%। और यहां कितनी है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी है, 8.32%।
तो अगर आपको पूछे एसजीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 8.32%। और नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो ये हुई है मित्रों 8.37%। ठीक है। और स्थिर कीमतों की बात करता हूं तो स्थिर कीमतों पर घरेलू उत्पाद अनुमान जो लगाया था वो 6,30,695 करोड़ रुपए, जो कि वर्ष 2018-19 के 6,04,35 करोड़ रुपए से 5.05% की वृद्धि को दर्शाते हैं। यानी वहां पर स्थिर कीमतों पर वृद्धि कितनी थी, 5.05%, और यहां पर कितनी है, 5.04%। यानी आपको ये याद रखने में आसानी हो जाएंगी कि जो एसजीडीपी हैं और एनजीडीपी हैं, इन दोनों में फर्क जो देखा जाएगा वो बहुत कम देखने को मिलेगा कि एसजीडीपी जो थी प्रचलित कीमतों पर तो रही मित्रों 8.32% की वृद्धि, और एनजीडीपी प्रचलित कीमतों पर रही है, वो रही है 8.37% की वृद्धि, और स्थिर कीमतों पर 5.05% वृद्धि दर्ज की गई थी एसजीडीपी में, और 5.04% की वृद्धि जो है एनजीडीपी में दर्ज की गई। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, यहां से कुछ भी बनाया जा सकता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्थिर कीमत पर मूल्यांकन किया जाता है। तो स्थिर कीमतों पर मूल्यांकन करने के लिए जो आधार वर्ष है, तो वो आधार वर्ष कौन सा मानेंगे आप, 2011-12। और प्रचलित कीमतों की बात करेंगे तो 2019-20। तो आधार वर्ष पूछा जाए तो 2011-12, और प्रचलित कीमत पूछी जाए तो 2019-20। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात कर रहा हूं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम जो होती है वो क्या है कि प्रचलित कीमतों पर अग्रिम अनुमानों के अनुसार अनुमानित प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019-20 में 1,18,159 रुपए, यानी 1,18,159 रुपए जो है वो प्रचलित कीमतों पर अनुमानित की गई, जो गत वर्ष 2018-19 में कितनी थी, 1,10,606 रुपए। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 6.83% की क्या दर्शाती हैं, वृद्धि दर्शाती हैं प्रति व्यक्ति आय में। बात करता हूं स्थिर कीमतों पर, और स्थिर कीमतें आधार वर्ष पर, तो 2011-12 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में कितनी थी, 81,355 रुपए। यह सवाल पूछा जा सकता है कि स्थिर कीमतों पर 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित की गई, तो 81,355 रुपए, और गत वर्ष में वो कितनी थी, 78,570 रुपए। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 3.54% की क्या हो गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। यहां से भी आपको 3 से 4 सवाल बनाए जा सकते हैं, और वो 3 से 4 सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए प्रति व्यक्ति आय से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो इससे बाहर जाने वाला नहीं है, इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो सभी साथियों ध्यान से समझना इन चीजों को कि ये प्रति व्यक्ति आय कितनी गणना की गई थी, स्थिर कीमतों पर क्या है और प्रचलित कीमतों पर क्या है, इन दोनों को आप एनालिसिस करें, एक शॉर्ट पॉइंट में इन चीजों को लिख लें, ताकि परीक्षा के जस्ट पहले कि कल परीक्षा है और एक दिन पहले अगर आप इस करंट अफेयर्स को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो उम्मीद करिएगा कि वही प्रश्न आपको परीक्षा में नजर आएंगे, और परिज्ञान क्लासेस परिवार का ये जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी, और आप भी सफल हो जाओगे तो आपके परिवार के सपने भी साकार हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, अगली बात करते हैं थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मित्रों, राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष कितना है, तो 1999-2000। याद रखना, आधार वर्ष थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष है वो 1999-2000, और वर्ष 2018 के 300.27 से बढ़कर 2019 में 310.56 हो गया है, जो कि गत वर्ष से 3.43% की वृद्धि दर्शाता है। और गत वर्ष से प्राथमिक वस्तु समूह के सूचकांक में 6.15% की वृद्धि
दर्ज की गई। और सवाल पूछा जा सकता है कि प्राथमिक समूह के सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 6.15%। विनिर्मित उत्पाद समूह के सूचकांक में 3.62% की वृद्धि हुई, जबकि ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक समूह के सूचकांक में 0.55% की वृद्धि जो कमी है दर्ज हुई है। तो कमी किसमें हुई है? कमी हुई है ईंधन, शक्ति, प्रकाश एवं उपस्नेहक जो समूह के सूचकांक होते हैं उनमें कमी दर्ज की गई है। तो वृद्धि दो में है, एक प्राथमिक वस्तु समूह और विनिर्मित उत्पाद समूह में तो है वृद्धि, और कमी एक में है, और वो है ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपस्नेहक आदि। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मित्रों, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। तो इसके अंतर्गत कृषि विपणन हेतु कृषकों के खेतीहर एवं हमालों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजना क्या करती है? कृषकों और हमालों यानी जो कृषा रखे जाते हैं, खेतों पर काम करने के लिए जो हम मजदूर रखते हैं, जिनको 1/3 2/3 के हिस्से से हम उनको फसल देते हैं। इस योजना के अंतर्गत कार्यस्थल पर दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाएगी। कितनी? 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान जो है वो की जाएगी। वर्ष 2019-20 के दौरान दिसंबर 2019 तक 2087 किसानों को 30.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, उनको साथ देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो सरकार की यह महती योजना है जिसमें किसानों को सहायता दी जाती है, और किसानों के साथ साथ उन लोगों को जो वहां पर किसी जमींदार के अंडर में काम करते हैं। तो जमींदार काम करवाता है और जो मजदूर काम करते हैं उनकी अभी तक कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत उन्हें भी एक अच्छी खासी सहायता जो है इस योजना के माध्यम से दी जा रही है। ठीक है मित्रों, अगली बात करते हैं। अगली बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि पशु गणना 2019 की बात कर रहा हूं। तो वर्ष पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कुल 5,67,076 यानी 567.76 लाख पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट संपदा जो है वो है। और देश के कुल पशुधन का 10.60% पशुधन राजस्थान में है, और राजस्थान के देश में कुल पशुधन का 7.23% गौवंश, 12.47% भेड़वंश और 14% बकरियां और भेड़वंश है मित्रों 14% और बकरियां हैं 10.64%। ये आंकड़े आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, इसलिए इन्हें थोड़ा सा आप फिर से विश्लेषण कीजिएगा। अगली बात ये कर रहा हूं कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। तो मित्रों 137 सिंचाई परियोजना के पुनर्वास एवं नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जिसको आप JICA का कहते हैं, से ऋण सहायता प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके? ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत 4.7 लाख हेक्टेयर जो सिंचित क्षेत्र हैं उसको इस परियोजना में शामिल किया जाएगा, और परियोजना की अनुमानित लागत जो है 2,348.87 करोड़ रुपए है, जिसको ऋण सहायता प्रदान की है जीका ने, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। अगली बात कर रहा हूं मित्रों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना या सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो यह लघु सिंचाई के ड्रिप एवं फव्वारा जो पद्धति पर आधारित प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था है। इसके प्रावधान है मित्रों 2019-20 के लिए 117.92 करोड़ रुपए। ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई द्वारा राज्य निधि से अतिरिक्त अनुदान के रूप में 21.878 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वर्ष 2019-20 में दिसंबर 2019 तक 55.53 करोड़ राशि एवं अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में 8.36 करोड़ रुपए जो है व्यय किए गए हैं प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत। तो ये सूक्ष्म सिंचाई योजना है जिसमें
आपने याद होगा जो ड्रिप फैमिली और जो स्प्रिंकलर होते हैं, जो फव्वारे होते हैं, उनसे खेती में उपयोग करके जो पानी है या जो जल है उसका समुचित उपयोग किया जा सके, पानी की बर्बादी को कम किया जा सके। ठीक है मित्रों, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगली बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना। मित्रों, मुख्यमंत्री जी ने एक लघु उद्योग योजना प्रारंभ की और वो प्रारंभ की है मित्रों 13 दिसंबर 2019 को। और योजना के अंतर्गत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार और आधुनिकीकरण और परिवर्तन के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण योजना के अंतर्गत उद्योगों के उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% यानी 25 लाख रुपए आपको ऋण दी जाता है 8% ब्याज पर, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% और 10 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% तक ब्याज अनुदान जो है उपलब्ध करवाया जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना के माध्यम से वो इन सुविधाओं का और इस ऋण सुविधा का लाभ उठाकर अपने भविष्य के उस नए दौर की शुरुआत कर सकता है। अगर आप में भी है तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। अगली बात कर रहा हूं विद्युत उत्पादन की। तो मित्रों, राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई। और सवाल आ सकता है कि हाल ही में राजस्थान सौर ऊर्जा की कौन सी नीति को मंजूरी दी गई, तो 2019 को। तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 दिनांक 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। तो ये कब की गई? 18 दिसंबर 2019 को। तो सौर ऊर्जा नीति भी 18 दिसंबर 2019 को है और पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा जो है उसको भी 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी द्वारा ये किया गया। एक अध्ययन के अनुसार राज्य में 120 मीटर की हब ऊंचाई पर पवन ऊर्जा की अनुमानित क्षमता 1,27,750 मेगावाट है। दिसंबर 2019 तक 4,0310.5 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा इकाइयां स्थापित की जा चुकी है। तो मित्रों, इतनी जो है हमारे राज्य के अंदर ऊर्जा संभावनाएं हैं, विद्युत उत्पादन की संभावनाएं हैं। अगला जन सूचना पोर्टल। मित्रों, 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का उद्घाटन किया गया। सरकार द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं की जानकारी एक स्थान पर, ये स्थान था, एक स्थान पर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा जन सूचना पोर्टल बनाया गया है, जिसे समय समय पर अद्यतित यानी अपडेट किया जाएगा। मित्रों, अब तक बहुत सारी योजनाएं जो हैं सरकार की वो इस जन सूचना पोर्टल पर आ चुकी है। मित्रों, अगर आपको सरकार की किसी भी योजना की पूर्ण जानकारी चाहिए तो आप जन सूचना पोर्टल के माध्यम से उस योजना के उद्देश्य, उस योजना के प्रावधान और उस योजना से संबंधित जो भी आपकी प्रश्न हैं उनके जवाब आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसलिए आप भी एक जागरूक नागरिक बने और अपनी सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आप जनहित के लिए जो जारी की जाती है उसकी संपूर्ण जानकारी जन सूचना पोर्टल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। अगली बात करता हूं, एक नंबर एक कार्ड और एक पहचान। मित्रों, एक नंबर एक कार्ड और एक पहचान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना लागू की गई है। ठीक है मित्रों, इस योजना का उद्देश्य यह है कि विभिन्न योजनाओं के तहत हस्तांतरित लाभों को सरल, सुलभ और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। राजस्थान की जन आधार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है और इस हेतु राज्य कैबिनेट द्वारा अनुमोदन पश्चात राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश दिनांक 18 दिसंबर 2019 से प्रभावी हो गया है। और मित्रों, ये जो जन आधार कार्ड है ये आपके 1 अप्रैल 2020 से स्वतः शुरू हो चुका है, क्योंकि 31 मार्च 2020 को भामाशाह जो अभी तक की एक इन तमाम चीजों के लिए उपयोग कार्ड था उसको अब समाप्त करके नया जन आधार कार्ड जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 अप्रैल 2020 से शुरू कर दिया है। और शायद
आप सबको भी मिल चुका होगा। अगली बात करता हूं, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अभियान अधिनियम 2009। मित्रों, ये भी एक बड़ा प्रश्न शिक्षा से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 अप्रैल 2010 से निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निजी विद्यालयों में 25% सीटें जो है कमजोर और वंचित समूह के बालक बालिकाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। राज्य सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में 25% निःशुल्क प्रवेश की प्रभावी निगरानी एवं समय पर राशि पुनर्भरण के लिए एक वेब पोर्टल rte-rajasthan.nic.in विकसित किया गया है, ताकि जितने भी निजी विद्यालय हैं जिन्होंने गरीब और वंचित बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन दिया है, उनको जो पुनर्भरण है, उनका जो फीस स्ट्रक्चर में जो भी सरकार द्वारा जो देय होगा वो इस पोर्टल के माध्यम से उन तक पहुंचाया जाएगा। सवाल आ सकता है कि अधिनियम क्या है, इसमें क्या किया गया है। हाल ही में इसमें एक और संशोधन किया है कि वार्षिक अगर किसी परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख रुपए है तो भी उनको ये सुविधाएं दी जा सकती है। ठीक है, पहले 1 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। अगली बात करता हूं, सतत विकास गोल्स SDG बराबर प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों। तो सतत विकास गोल संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी 193 सदस्य देशों से सहमति प्राप्त सबसे महत्वाकांक्षी विकास का एक एजेंडा है। इन 17 गोल्स का निर्माण सहस्त्राब्दी विकास गोल्स की सफलताओं व जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, नवाचार, सतत उपभोग, शांति और न्याय जैसे क्षेत्रों के साथ साथ अन्य प्राथमिकताओं को सम्मिलित कर दिया गया है। सतत विकास गोल्स के स्थानीयकरण तथा धरातल पर एसडीजी की बेहतर कार्य योजना एवं क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने जिला स्तर पर संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतत विकास गोल्स क्रियान्वयन फॉर मॉनिटरिंग का गठन किया है। यानी जिला स्तर पर इन 17 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, जिसका अध्यक्ष बनाया है जिला कलेक्टर को। और याद रखना है मित्रों, इसके अंतर्गत नीति आयोग की सतत विकास सूचकांक 1.0 की गणन विधि तथा प्रयुक्त सतत विकास सूचकांकों के 62 संकेतकों में से चयन किए गए संकेतकों के समूह के आधार पर राज्य के लिए सतत विकास सूचकांक भी तैयार किए गए हैं। राजस्थान सतत विकास सूचकांक का उद्देश्य 12 गोल्स के 31 संकेतकों के आधार पर सतत विकास गोल्स पर जिलों की प्रगति दर्शाना है। और राजस्थान सतत विकास सूचकांक में शीर्ष 2 स्थान जो है मित्रों, वो हैं झुंझुनू और जयपुर का। यानी पहले स्थान पर झुंझुनू, दूसरे स्थान पर जयपुर, और निचले 2 पायदान पर 12, और सबसे अंत में है मित्रों आपका जैसलमेर। सवाल पूछा जा सकता है कि एसडीजी सूचकांक में शीर्ष 2 स्थान पर या सबसे ऊपर स्थान पर कौन है, तो झुंझुनू है, सबसे लास्ट में कौन है, तो जैसलमेर है। ठीक है मित्रों, अगली बात कर रहा हूं कि इंदिरा महिला शक्ति निधि आयम शक्ति। तो महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने 1000 करोड़ की आरंभिक राशि से, सवाल पूछा जा सकता है कि इंदिरा महिला शक्ति के गठन में कितने कोष यानी कितनी राशि जो है वो सरकार ने दी है, तो 1000 करोड़ की। और इस महिला शक्ति निधि की घोषणा की है। और इंदिरा महिला शक्ति निधि के कोष में इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल समृद्धि योजना तथा शिक्षा सेतु शामिल है। यानी इंदिरा महिला शक्ति के अंतर्गत किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना भी है, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल समृद्धि योजना भी है, और शिक्षा योजना भी शामिल है। यानी ये 3 तरह की योजना जो है वो आयम शक्ति के अंतर्गत की गई है। इसके प्रावधान में 1000 करोड़ रुपए हैं, और ये उन तमाम महिलाओं और महिला सशक्तिकरण और महिला शिक्षा, महिला उद्यम और महिला कौशल की वृद्धि के लिए ये योजना सरकार द्वारा लागू की गई है। अगली बात करें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मित्रों, इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया गया है। संशोधित भत्तों के तहत पात्र पुरुष लाभार्थियों को 3000 रुपए प्रति माह तथा पात्र महिला, ट्रांसजेंडर तथा विशेष योग्यजनों को 3500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता जो है दिया जा रहा है।
योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर 2019 से 1,59,728 लाभार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। फिर बात करते हैं जनता क्लिनिक की। मित्रों, राज्य के शहरी व गरीब वंचित लोगों की गली मोहल्लों में जनता क्लिनिक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने हेतु जनता क्लिनिक शुरू किए गए हैं। तो जनता क्लिनिक शहरों में गरीब और वंचित लोगों में यानी कच्ची बस्तियों में उनको निःशुल्क गुणवत्तापूर्वक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए जनता क्लिनिक का आरंभ किया गया है। यह योजना 18 दिसंबर 2019 को मालवीय नगर जयपुर व जोधपुर जिले से प्रारंभ की गई है। तो ये कहां प्रारंभ की गई? 18 दिसंबर 2019 को जयपुर और जोधपुर में। अलग अलग संख्या में ये जनता क्लिनिक पूरे राजस्थान में स्टेप बाय स्टेप खोले जाएंगे। ठीक है मित्रों, अगली बात करते हैं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020। तो कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने राज्य में राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू किया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अध्यादेश पर 1 मई 2020 को हस्ताक्षर करके इस अध्यादेश को लागू किया है। अध्यादेश आने के साथ ही राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम 1957 जो है वो समाप्त हो गया है। अच्छा, इसके प्रमुख प्रावधान देखिएगा मित्रों कि महामारी कानून के नियमों की पालना नहीं करने वालों को 2 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। अध्यादेश राज्य सरकार को आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं जैसे बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य आपूर्ति, बिजली, पानी की सुविधाओं की अवधि को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी होती है। राजस्थान सरकार का स्माइल कार्यक्रम, ये काफी चर्चित कार्यक्रम रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। स्माइल कार्यक्रम राजस्थान स्कूल शिक्षा का एक अभिनव नवाचारी कार्यक्रम है, क्योंकि मित्रों कोरोना वायरस के अंतर्गत लॉकडाउन में लाखों विद्यार्थी घर पर है, तो इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। स्माइल क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसका शाब्दिक अर्थ है कि सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम की सक्रियता को बनाए रखना। शिक्षण सामग्री एवं कार्यक्रम। इस शिक्षण सामग्री की समीक्षा राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये कहां पर है मित्रों? उदयपुर है। इसके विषय विशेषज्ञों द्वारा इसकी जो शिक्षण सामग्री है उसका चयन किया गया है। शिक्षा वाणी योजना। कोविड-19 महामारी के कारण बंद चल रहे राजस्थान के सभी शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने, राजस्थान सरकार ने आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा वाणी योजना की शुरुआत करी। राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय गोविंद सिंह डोटासरा के प्रयास के कारण केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा वाणी योजना हेतु आकाशवाणी पर निःशुल्क स्लॉट उपलब्ध कराया है, जिस पर मई 2020 से ये शिक्षा वाणी कार्यक्रम जो है शुरू हुआ है। ठीक है मित्रों, अगली बात करते हैं जनगणना समन्वय समितियों के गठन की मंजूरी। मित्रों आप जानते हैं 2011 के बाद 2021 की जनगणना होनी है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में जिला, तहसील व ग्राम पंचायतों पर जनगणना समन्वय समितियों के गठन को 18 मई 2020 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इन समितियों में गैर सरकारी सदस्य शामिल किए जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है। ठीक है मित्रों, फिर बात करते हैं इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम। मित्रों प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय चिकित्सालयों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं को निःशुल्क दिए जाने वाले इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ 18 मई 2020 को किया। सवाल आ सकता है कि इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट वितरण कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया? तो 18 मई 2020। इसके साथ ही राजकीय चिकित्सालय में जन्म लेने वाली बालिकाओं को पिंक कलर के इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट मिलना प्रारंभ हो गए हैं।
मित्रों, जन्म के समय उसे क्या होता है, बच्चा पैदा होता है तो पुराने कपड़े जो होते हैं, माँ के या दादी के जो ओढ़ने होते हैं, उन्हीं में उस बच्चे को लपेट लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का खतरा उन बच्चों को होता है। तो नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए इस कार्यक्रम की घोषणा 2019-20 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने की थी। तो मित्रों, ये थे आपके लिए कुछ विशेष योजनाएं और उनसे संबंधित कुछ जानकारियां। इससे आगे हम कल कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए परिज्ञान क्लासेस इस YouTube चैनल पर। धन्यवाद।